महाराष्ट्र में इस बार का विधानसभा चुनाव कई दृष्टिकोणों से खास है, खासकर एनसीपी के लिए जो एक महत्वपूर्ण विभाजन के बाद अपनी पहली राजनीतिक परीक्षा दे रही है। ये विभाजन पार्टी के भीतर गहरे मतभेदों का परिणाम था, जहां एनसीपी के प्रमुख नेताओं में से एक अजीत पवार, जो अब राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, ने अपनी अलग राह चुनी और पार्टी के भीतर एक नई धारा का गठन किया। इस चुनाव में अजीत पवार को अपनी राजनीतिक शक्ति और प्रभाव को साबित करने के लिए बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उनकी पार्टी ने कुल 56 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि उनके चाचा और एनसीपी संस्थापक शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 87 उम्मीदवार को टिकट दिए हैं। इन सब के बीच अजीत पवार का एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू में दिए गए बयान सुर्खियों में है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस बात को 5 साल हो गए, सबको मालूम है कि कहाँ मीटिंग हुई। उस मीटिंग में शरद पवार, अमित शाह, गौतम अडानी, प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र फडणवीस सहित अन्य नेता थे। शरद पवार ऐसे लीडर हैं कि उनके मन में क्या है वो दुनिया का एक भी आदमी भांप नहीं सकता। अजीत पवार ने सभी अटकलों को खारिज कर दिया कि वे महायुति गठबंधन में कमज़ोर कड़ी हैं। उनका कहना था कि कई विश्लेषक ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस, जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख पार्टी रही है, ने 5 साल पहले एक भी लोकसभा सीट नहीं जीती थी। उन्होंने ये बयान देकर विपक्षी आलोचकों को जवाब दिया कि केवल चुनावी प्रदर्शन से ही किसी गठबंधन या पार्टी की ताकत का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। उनका आत्मविश्वास दिखाता है कि वे अपने पार्टी के चुनावी प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनकी पार्टी की वैचारिक स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं है, तो अजीत पवार ने इस सवाल को अनदेखा नहीं किया। उन्होंने एक वास्तविकता का हवाला दिया कि महाराष्ट्र में राजनीति अब वैचारिक लड़ाई से हटकर सत्ता की लड़ाई बन चुकी है। महाराष्ट्र में विचारधारा के बारे में मत पूछिए, राज्य की पूरी राजनीति बदल गई है। यहाँ हर कोई सत्ता चाहता है, सत्ता के लिए विचारधारा को दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये बयान महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है, जहाँ पार्टियों के बीच गठजोड़ और विभाजन सत्ता की होड़ में होते हैं, न कि वैचारिक मूल्यों के आधार पर। अजीत पवार ने भाजपा खेमे में अपने प्रवेश को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि पार्टी के भीतर और बाहर कई लोग पहले ही भाजपा से बातचीत कर चुके थे, जिसमें खुद शरद पवार, गृह मंत्री अमित शाह और उद्योगपति गौतम अडानी भी शामिल थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि शरद पवार ने भाजपा में क्यों नहीं जाने का फैसला किया, तो अजीत पवार ने एक दिलचस्प जवाब दिया। पवार साहब के दिमाग में क्या है ये कोई नहीं बता सकता, ना तो आंटी ना ही सुप्रिया सुले। ये टिप्पणी इस बात को स्पष्ट करती है कि पवार परिवार के भीतर भी गहरे और जटिल राजनीतिक समीकरण हैं, जिन्हें समझना आसान नहीं है। अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती लोकसभा सीट पर अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव मैदान में उतारना के फैसले पर अजीत पवार ने स्वीकार किया कि ये एक गलती थी। मुझे अपनी पत्नी को नहीं उतारना चाहिए था, लोगों को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये बयान दर्शाता है कि पारिवारिक संबंधों का राजनीति में क्या प्रभाव होता है और ये कैसे चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकता है। जब उनसे पूछा गया कि उनकी पार्टी के कई नेता उनके चाचा शरद पवार के खेमे में वापस जा रहे हैं, तो उन्होंने बेफिक्र अंदाज में कहा, जिसे जाना है वो जा सकता है, जो भी मेरे रास्ते में आता है मैं उसे ले लेता हूँ। ये बयान उनके आत्मविश्वास और राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। अजीत पवार की ये प्रतिक्रिया बताती है कि वे अपने पार्टी को फिर से खड़ा करने और मजबूत करने के लिए तैयार हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। एनसीपी का ये विभाजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल एक पार्टी के भीतर सत्ता के लिए संघर्ष का ही संकेत नहीं देता, बल्कि ये महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलावों का भी प्रतीक है। अजीत पवार ने पार्टी के बड़े हिस्से को अपने साथ लेकर नई राजनीति धारा का गठन किया, जिससे उनके और शरद पवार के बीच संबंधों में दरार आई। ये दरार तब और गहरी हो गई जब उन्होंने राज्य के उप मुख्यमंत्री का पद संभाला और महायुति गठबंधन के साथ मिलकर काम किया।
शरद पवार, जो अपने राजनीतिक कौशल और अनुभव के लिए जाने जाते हैं, ने विभाजन के बाद अपनी पार्टी की शक्ति बनाए रखने का प्रयास किया। हालांकि चुनावों में दोनों पार्टी के बीच प्रतिस्पर्धा से स्पष्ट है कि दोनों गुटों के बीच वैचारिक और राजनीतिक टकराव कायम है। महाराष्ट्र की राजनीतिक जटिलता में विधानसभा चुनाव कई दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को अपनी पहचान और राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के लिए इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। वहीं शरद पवार की पार्टी को अपने नेता की प्रतिष्ठा और अनुभव के आधार पर आगे बढ़ने की चुनौती है। अजीत पवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत और स्वतंत्र पहचान दे सकें। उनकी राजनीतिक रणनीति, चुनावी गठबंधन और उम्मीदवारों का चयन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। दूसरी ओर शरद पवार की पार्टी भी अपने पुरानी राजनीतिक अनुभव और क्षेत्रीय प्रभाव के आधार पर चुनावी मैदान में उतरी है। महायुति गठबंधन में अजीत पवार को शामिल होना उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन इस कदम ने उनके ऊपर एक नई तरह की जिम्मेदारी डाल दी। वे ये साबित करना चाहते हैं कि वे महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम खिलाड़ी हैं, जो न केवल चुनावी बल्कि राजनीतिक समीकरण को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। पवार परिवार के बीच के राजनीतिक संबंध और उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से चर्चित रही है। ये चुनाव इसी पारिवारिक संघर्ष का एक अध्याय है, जहां दो पीढ़ियां एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा खोले हुए हैं। अजीत पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और शरद पवार का राजनीतिक अनुभव दोनों ही इस चुनाव को महत्वपूर्ण बनाते हैं। ये देखना रोचक होगा कि इन चुनावों के नतीजे कैसे मोड़ लेते हैं और पवार परिवार में इस राजनीतिक संघर्ष का क्या असर होता है। क्या अजीत पवार अपनी पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे, या शरद पवार का अनुभव और नेतृत्व एक बार फिर से जीत की कहानी लिखेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मौजूदा परिदृश्य में अजीत पवार की रणनीति और उनकी पार्टी की गतिविधियां विशेष चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अजीत पवार ने अपनी एनसीपी से कई मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसमें नवाब मलिक, हसन मुशर्रफ, सन्ना मलिक और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान मलिक जैसे नाम शामिल हैं। ये कदम स्पष्ट रूप से राज्य में मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो चुनावी समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि वर्तमान चुनावी माहौल में कुछ विवादास्पद नारों और राजनीतिक बयानबाजियों के चलते अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के सामने चुनौती है कि वे मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखते हुए महायुति गठबंधन के साथ अपनी स्थिति को भी स्थिर रखें। इस संदर्भ में उनके द्वारा दिए गए टिकटों की सूची ने मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश का संकेत दिया है, लेकिन इस रणनीति को सफल होने पर सवाल उठते हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा और इसका नतीजा 23 नवंबर को घोषित हो जाएगा। इस बार के चुनाव में महायुति गठबंधन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल हैं, का मुकाबला महाविकास आघाड़ी से होगा, जिसमें एमवीए के उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी शामिल हैं। इस चुनावी मुकाबले में मुस्लिम वोट बैंक की भी भूमिका अहम मानी जा रही है। अजीत पवार के गठबंधन में शामिल होने के बावजूद उनकी पार्टी को उन नारों को और नीतियों का समर्थन करना होगा जो भाजपा और शिवसेना जैसी सहयोगी पार्टी द्वारा अपनाई गई हैं। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण है कि ये नारे और बयानबाजी अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं पर क्या असर डालते हैं। पहले भी भाजपा द्वारा नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर तीखी बयानबाजी की गई थी, जो इस चुनाव में फिर से एक मुद्दा बन सकती है। महायुति गठबंधन में शामिल होने से अजीत पवार को नए राजनीतिक अवसर मिले हैं, लेकिन उनकी पार्टी की पहचान और उनकी पारंपरिक नीति एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। इस स्थिति में अजीत पवार को एक संतुलन बनाकर चलना होगा, ताकि वो न केवल महायुति गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें, बल्कि मुस्लिम मतदाताओं का भी विश्वास बनाए रख सकें। महाराष्ट्र की राजनीति में ये चुनावी मुकाबला कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। जहां महाविकास आघाड़ी अपनी पुरानी विश्वसनीयता और वैचारिक नीतियों के सहारे मैदान में उतरी है, वहीं महायुति गठबंधन ने
सत्ता में अपने अनुभव और मजबूत गठजोड़ के आधार पर चुनावी जंग का सामना करने की तैयारी की है। अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी का यह प्रयास और रणनीति आगामी चुनावों में पार्टी की स्थिति को परिभाषित करेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।